हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन। कह सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण है, और यही चरण आगे चलकर अंतिम और निर्णायक चरण बनता है, जिससे भारत स्वतंत्र होता है और इसी के साथ साथ हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस की आगाज होना शुरू होता है और हम कहना शुरू कर देते हैं कि हम स्वतंत्र भारत में निवास करते हैं। यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तब इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब ये मत सोचिएगा ये वीडियो 1 घंटे का है, सवा घंटे का है, 1.5 घंटे का है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अंत तक बने रहिएगा, लेकिन साथ ही साथ कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। जब आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो आपके पास जो महत्वपूर्ण की पॉइंट होगा उसे लिखते चलेंगे। इस क्लास की जो हमारी जो क्लास होती है उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है उसकी विस्तृत व्याख्या। क्लास पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी प्रश्न का उत्तर बता सकता है, लेकिन आपको उसकी व्याख्या पढ़नी सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसी से आपको सिलेक्शन मिलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था। तो पहला प्रश्न हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किसने किया था। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथियों। यह निःशुल्क वीडियो देश हित में, राष्ट्र हित में एज ए गेस्ट के रूप में पढ़ा रहा हूँ और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, सभी लोगों ने अपना अपना उत्तर दिया है। यहाँ पर होगा सैयद अहमद खान। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में एग्लो डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। आगे चलकर बनारस के राजा के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किया। मतलब इन्होंने क्या किया, 1888 में विरोध में एक नया संगठन बनाया। क्या बनाया? एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो किताबों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस प्रश्न की व्याख्या से आपकी थियरी नोट्स हो जाएगी कि स्थापना किसने किया था? सैयद अहमद खान ने किया था। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे यहाँ पे कि वो फिर बनारस के राजा के साथ मिलकर बनारस के राजा के साथ क्या स्थापना करते हैं? यूनाइटेड इंडियन लिख लीजिएगा, पेट्रियाटिक एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन, यहाँ पे एसोसिएशन भी होगा, ठीक है, की स्थापना करते हैं। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पे देखिए एसोसिएशन ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखवा दूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा, जगह नहीं है। एसोसिएशन है, ठीक है, एसोसिएशन है। स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। मतलब मैं इसको दोबारा समझा दे रहा हूँ कि 1888 में सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में एक एग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। फिर बाद में चलकर वो जो बनारस के राजा थे उनके साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न है जो परीक्षाओं में नहीं मिलेगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी साथी जुड़ जाएं, नहीं बाद में आते हैं तो फिर इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ जाते हैं। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, इसके बारे में आपको थोड़ा ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो लंदन में, कहाँ पे? लंदन में
इन्हें भारत का वृद्ध नेता भी कहा जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये उदारवादी दल के थे और 1902 में ब्रिटिश संसद के सदस्य भी चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना था वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी चुने गए थे और इसकी स्थापना उन्होंने कहाँ की थी? लंदन में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष थे? शुरुआत के वर्षों में कौन अध्यक्ष रहा? थोड़ा सा जवाब जरूर दीजिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। इस टॉपिक का नाम ही आज का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उससे जुड़ा हुए बहुत सारे सवाल है जो हम लोग को, आप लोग को भी पढ़ने हैं। अब वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे। इससे बेहतर अगर यूट्यूब पे कोई पढ़ा देना, चैनल को छोड़ दीजिएगा। चलिए आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इस प्रश्न के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक में अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन जो था उसमें दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की थी। कब अध्यक्षता की थी? 1886 में। कहां पर अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता में। एक प्रश्न आएगा एनी बेसेंट से, ये कौन सा था? ये दूसरा था, दूसरा अधिवेशन था। जबकि अगर मदन मोहन मालवीय की बात की जाए तो ये 25वें, ये 25 कब अध्यक्ष चुने गए? मैं लिखवा दे रहा हूं ताकि आपका नोट्स तैयार हो, चीजें तैयार हो जाए। 1909 में। कहां पे? 1909। कहां पे? लाहौर में। कहां पे? लाहौर। तो मदन मोहन मालवीय 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। 1909 लाहौर में। एनी बेसेंट ये भी 33वें अध्यक्ष चुने गए और पहली महिला होने का गौरव भी मिलता है इन्हें। अध्यक्ष पहली महिला कब? 1917। कहां पर अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता में। तो ये भी आपका तैयार हो गया। अब हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। CR दास। अगर हम CR दास की बात करें, यहां पे अगर हम और आप CR दास की बात करें तो ये 40वें अधिवेशन, 40वें के अध्यक्ष बने। 40वें अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने थे। ये अधिवेशन अगर देखा जाए तो कब हुआ था? 1922। कहाँ पे हुआ था? गया। गया कहाँ पे है? बिहार में है। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको सारा टॉपिक समझ में आ गया? ठीक। पहली मैं दुर्गेश यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चल रहा है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी ई लर्निंग विद दुर्गेश का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पे भी धीरे धीरे क्लासेज आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लें जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। क्या किसी के मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है? नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे बेहतर अगर कोई पढ़ाए तो आप बताइएगा, इसलिए बार बार कह रहे लोगों को जोड़िए, उनको बताइए क्लास के बारे में। स्क्रीनशॉट कर लिया? अगला सवाल, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। बहुत ही सरल सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसका जवाब जरूर देंगे। बताइए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर है 1886 में थे वह व्यक्ति, 1893 में थे, फिर आगे चलकर 1906 में। तीनों में दादा भाई नेहरू। ठीक, इसलिए इसमें से कोई नहीं। कुछ लोग बदरुद्दीन तैयबजी कह रहे हैं, तो बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में बता दें। ये तीसरे अध्यक्ष थे, ये तीसरे अध्यक्ष थे। कब? 1887। अधिवेशन कहाँ हुआ था?
मद्रास। और पहले मुसलमान, और ये पहले मुसलमान, पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं, तीसरे अध्यक्ष। भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर कोई पूछा तो बदरुद्दीन तैयबजी हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? क्योंकि तीसरा ये भी पूछा जाएगा ना कि पहला मुस्लिम कौन सा था, 1887 में तीसरा अध्यक्ष थे, मद्रास में अधिवेशन हुआ था, और पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी। किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, कोई सवाल नहीं है ना? ठीक है, हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? अभी हमने बताया बदरुद्दीन तैयबजी। कब? 1887। किस अधिवेशन में? मद्रास के अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन था? तीसरा। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को कई तरीके से पढ़ लिया, ताकि भविष्य में अगर आपके यहाँ से प्रश्न आएंगे तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, वर्ष 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, परीक्षा में पूछा जाता है। कलकत्ता में हुआ था, और किसने किया था? अभी ऊपर हमने बात किया था, दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने सबसे पहले 1886 में अधिवेशन अध्यक्ष रहे थे, फिर उसके बाद 1893 में, फिर आगे चलकर 1906 में। माने दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। और इस अधिवेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण था, अधिवेशन की मांग क्या थी? ध्यान से लिखने यिएगा, ये इस अधिवेशन में अधिवेशन की मांग क्या थी, जो परीक्षा में पूछा जाता है। मैंने क्या प्रस्ताव रखा गया, ऐसे लिखते रुक जाइए, इसके प्रस्ताव क्या कहते हैं। वो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा था, क्योंकि ये परीक्षा में क्यों पूछा जाता है, क्या क्या प्रस्ताव रखे गए थे। पहला, स्वशासन। स्वशासन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा। ठीक है, और 1906 के बाद 1907 में जो अधिवेशन होता है, एक कहाँ पे होता है? 1907 में सूरत में होता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है। यहाँ पे स्वराज्य प्राप्ति के लिए आंदोलन होता है। इसके अध्यक्ष पद के चुनाव में दोनों दल, उग्रवादी दल, उदारवादी दल, माने गरम दल और नरम दल, यहीं से बनते हैं। और यह अधिवेशन सूरत में पहले अध्यक्ष तिलक बने, बाद में लाला लाजपत राय को बनाया गया। पहले तिलक बनाए गए, फिर आगे चलकर लाला लाजपत राय को बनाया गया। पहले इनको बनाया गया, फिर आगे चलकर ये बनते हैं। परंतु उदारवादी दल ने डॉक्टर रासबिहारी घोष ने अधिवेशन का अध्यक्ष बनाएगा। लेकिन उदारवादी जो दल था उसने रासबिहारी घोष को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बने कौन? अरविंद घोष। सोचिए, पहले तिलक बने, फिर लाला लाजपत राय, फिर अधिवेशन ने किससे बनाया? अरविंद घोष को, रासबिहारी घोष को, रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाता है। अधिवेशन पूर्व ही दोनों दलों में भयंकर मारपीट होती है, और फिर कांग्रेस का यहीं से 2 भाग में विभाजन हो जाता है। आगे चलकर मिलन भी होता है, ऐसा नहीं है। माने 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस टूटा था नरम दल और गरम दल में। ठीक, 1907 में रासबिहारी बोस थे। ठीक, क्योंकि यहां पर नरम दल और गरम दल में मारपीट हो गई थी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाहता आप इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट रख लें। अगला, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? ऊपर हम लोगों ने देखा पहली महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट थी। ठीक है, किस अधिवेशन में? 33वें अधिवेशन में। कहां पे हुआ था 23वां अधिवेशन? कलकत्ता में हुआ था। कब? 1917 में। लेकिन प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, दोनों प्रश्न आज आपके क्लियर हो जाएंगे। सरोजनी नायडू थी। कौन था? सरोजनी नायडू। या शेयर कर दो वीडियो को आप लोग। सरोजनी नायडू थी। अब यह अधिवेशन कहां हुआ था? देखिए, यह 1925 में हुआ था। कहां पे? कानपुर में। अधिवेशन कहां हुआ था? कानपुर में। इसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को चुना गया। सोचिए कितना महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों ने पढ़ा। पहली भारतीय महिला का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। लेकिन पहली महिला एनी बेसेंट थी। किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या? हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मतलब हम आपके हर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं ताकि यहां से अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आए कंफ्यूजन ना हो, गलती ना हो। क्योंकि गलती हो जाएगी महिला को लेकर। प्रथम महिला दोनों है, एक भारतीय है और एक विदेशी मूल की है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्क्रीनशॉट क्लिक करते चलिएगा। अगला, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार हमने पढ़ाया है। अच्छा, किसी ने पूछा कौन सा अधिवेशन था? देखिए, ये 1925 में जो अधिवेशन हुआ था 41वां था। कहाँ पे हुआ था? कानपुर में। कानपुर में। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला। ये कहाँ पे हुआ था? ये बेलगांव में हुआ था। कहाँ पे? बेलगांव। कब हुआ था? 1924 में। तो महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने इसके पहले कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे। इस अधिवेशन में नरम दल को कांग्रेस में लाया गया। मुस्लिम लीग पुनः कांग्रेस से अलग हो गई तथा यहाँ से क्या होता है? मुस्लिम लीग कांग्रेस से यहाँ से अलग हो जाती है। बेलगाम कहाँ पे है? कर्नाटक में। समस्या किसी को नहीं है ना? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। अगला प्रश्न, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पद। भारत में सचिव पद किसने बनाया? मार्लेमेंटो सुधार 1909 1908, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1990। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। अरे भैया आप लोग धुरंधर हैं, आप लोग बताइए, जवाब दीजिए कमेंट का। देखिए, ये होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। माने जब भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर, ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश कौन को सौंपा गया? इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की उसकी भारतीय परिषद बनाएगी। उसकी मदद करने के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। भारत सचिव के मदद के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या? यहीं से ब्रिटेन क्राउन के पास चला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन भारत का। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मनगढ़ कहां पर हुआ? जवाब दीजिएगा जरूर। जवाब दीजिए जल्दी जल्दी कमेंट करके सभी लोग। चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
यह कलकत्ता में गाया गया था। कहाँ पे गाया गया था? कलकत्ता में। इसके बारे में हम लोग जान लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बांग्ला में रचित था और हिंदी संस्करण को संविधान में राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ध्यान दीजिएगा, ये मूल भाषा क्या थी? मूल भाषा बांग्ला। संविधान ने हिंदी भाषा में अपनाया। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। कुछ लोगों ने यह भी पहली बार सुना होगा, कुछ लोगों ने यह भी पहली बार सुना होगा कि यह मूल भाषा क्या है। ठीक, क्या कुछ लोगों ने इसको पहली बार सुना? अमर सुना और बांग्ला भी इनके, लेकिन वो बांग्लादेश का है। ये सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। जनवरी 2012 में सर्वप्रथम भारत विधाता शीर्षक नाम से प्रकाशित हुआ। 1912 में भारत विधाता शीर्षक नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये दोनों बातें आप लोग जानते रहिएगा। किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? चलिए ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहली बार जनगण मनगण यही गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। यहाँ अधिवेशन ही 26वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 26वां अधिवेशन था। चलिए, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? कोई जवाब दे सकता है कमेंट के माध्यम से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितनी बार अध्यक्ष बने? चलिए, यहाँ पे ध्यान देते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व जवाहरलाल नेहरू 1, 2, 3 कब कब बने। देखिए, ये पहली बार 1929 कहाँ हुआ था? लाहौर। फिर 1936 लखनऊ। फिर तीसरी बार 1936 में फैजपुर। अब आइए इसके बारे में जानते हैं, ये ऐसा कैसे हो गया। तो लाहौर अधिवेशन हुआ लखनऊ अधिवेशन दौरान दूसरी बार, लेकिन फैजपुर में ये देखिए अप्रैल में हुआ था। ये अप्रैल 1936 और ये दिसंबर 1936 फैजपुर में। स्वतंत्रता के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक, 3 बार रह चुके हैं, लाहौर, लखनऊ और फैजपुर। चाहे तब इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? जल्दी से बताइए, कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था?
देखिए, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, एओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब नरमपंथी दल के थे। लाला लाजपत राय ये गरम दल के थे, ये गरम दल के थे। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। कौन सा विरोध किया था? साइमन कमीशन का विरोध किया। लाठीचार्ज होती है, घायल होते हैं, उसी की वजह से इनकी मृत्यु भी हो जाती है। लाला लाजपत राय ये गरम दल के नेता थे। इसके पहले सीरीज हम लोगों ने पढ़ा था लाल बाल पाल। अगला है आपके सामने प्रश्न, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई? एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम यूनिक प्रश्न है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। लॉर्ड हार्डिंग सही जवाब। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था ये। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में दिल्ली दरबार में, कहां पे? दिल्ली दरबार, यहीं पे लगा था दिल्ली दरबार। यहीं से राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाने की घोषणा की जाती है। और नई राजधानी कब बनाई जाती है? जॉर्ज पंचम, दरबार में कौन आता है? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज, अच्छा ये दिल्ली राजधानी कब घोषणा बनाई जाती है? कोई बता सकता है कब? एक नया प्रश्न है। देखिए ये घोषणा किया गया था, यहाँ पे ये घोषणा किया गया था, ये घोषणा किया गया था। बनाई कब गई थी किसी को पता है? 1 अप्रैल 1912। ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है, बहुत ही यूनिक उत्तर है। एक प्रश्न में आपके इतने प्रश्न छिपे थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत में दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम आते हैं और इसी जॉर्ज पंचम के स्वागत में जनगणमन गाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे दिल्ली नई राजधानी बनाने के लिए कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की जाती है, जो आगे चलकर 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली हो जाती है, जो आज तक भारत की राजधानी दिल्ली ही है। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या करना। प्रश्न का उत्तर कोई भी बता सकता है, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए व्याख्या बहुत ही जरूरी है। बंग भंग का उद्देश्य क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा कि बंग भंग का उद्देश्य क्या है। जवाब दीजिए सभी लोग। जल्दी जल्दी, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, बताइए। चलिए यहाँ पे हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बंग भंग का उद्देश्य था। मुसलमानों की मांग मानना, हिंदुओं मुसलमानों को संतुष्ट करना, विद्रोह दबाना, पश्चिम और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमान का तनाव। बंग भंग था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमान तनाव। माने इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो डी इसका राइट आंसर है। ये सौरभ जी कह रहे हैं इस वीडियो को सभी लोग शेयर करें।
पैसे नहीं लगेंगे। भारत में मतलब बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय चेतना के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था। अंग्रेजों ने इसी से को लगा कि यार कहीं आघात न कर जाए, कहीं हमें छोड़ना न पड़े। उस समय गृह सचिव राइसेल थे, उन्होंने कहा कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है, विभाजित होने से ये कमज़ोर हो जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है, इससे हमारे दुश्मन बढ़ जाएं और कमज़ोर पड़ जाएं। और 19 जुलाई को, अभी आगे 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। कब? 19 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया। ठीक किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय। परिणाम कब आता है? 7 अगस्त 1905 परिणाम आता है। ठीक, परिणाम आता है। फिर ये लागू कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या करता हूं। लॉर्ड कर्जन के समय, किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। कितने प्रश्न आपके तैयार हुए? देखते रहिएगा एक प्रश्न से। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल, कहां पे? 7 अगस्त कलकत्ता के टाउन हॉल, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। यहीं पर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। एक प्रश्न पूछेगा, स्वदेशी आंदोलन घोषणा कब की गई थी, क्या तारीख को? तो 7 अगस्त 1905 को। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन शोक दिवस, इस दिन क्या मनाया जाता है? शोक दिवस। रविंद्र टैगोर ने रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने की बात कही थी। रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही थी रविंद्र टैगोर ने। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बंगाल विभाजन से एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में छूटेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया सबका? इससे बेहतर अगर कोई यूट्यूब चैनल पढ़ा दे, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन अगर बेहतर लगे तो भैया सिलेक्शन के लिए आराम से पढ़िएगा, सिलेक्शन कोई शॉर्टकट नहीं है। निम्नलिखित में किसने बंगाल विभाजन को निरस्त किया? 1905 में बंगाल विभाजन होता है, निरस्त कब होता है? देखिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करता है। होता है, रद्द होता है। बंगाल विभाजन 1905 में होगा और 1911 में रद्द हो गया। दोनों प्रश्न आपके तैयार हो गए। कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक। किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। और यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए लाइव चलती है, मेरे द्वारा निःशुल्क एज ए गेस्ट के रूप में। बताइए, किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन, राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। अब इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा कि परीक्षा टाइम यही सीरीज पढ़कर जाइएगा। जितनी बार पढ़ेंगे आपको हर बार नया लगेगा। बंगाल विभाजन के विरोध के समय कब? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 भारतीयों के लिए यह आज भी शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में लोगों ने ब्रिटिश माल का बहिष्कार निर्णय लिया। इसी समय स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है ना? हमने ऊपर इसकी व्याख्या किया है, स्क्रीनशॉट कर लें सब। नरमदली राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? नरमदली राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? सभी लोग फटाफट कमेंट करें।
चलिए, निरंतर राष्ट्रीय आंदोलन, स्वराज की मांग, स्वदेशी बहिष्कार, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, राष्ट्रीय शिक्षा की प्रचार। यहाँ पे था न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। दूसरी बात याद रखिएगा, यह वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है। वो चाहते थे कि भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व हो। वायसराय तथा गवर्नर की कार्यकारिणी में भारतीयों को प्रतिनिधित्व और न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथककरण किया जाए। यह नरम दल राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह आज भी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 50 में। ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब लाई? तो 12 दिसंबर 1911। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। यहीं पे राजधानी लाई जाती है और विभाजन रद्द होता है, बंगाल विभाजन रद्द होता है। यहीं पर बंगाल विभाजन रद्द होता है, विभाजन रद्द होता है और दिल्ली राजधानी बनाई जाती है। दिल्ली राजधानी बनाई जाती है कब? 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब की थी? अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमने इतना बढ़िया बताया है, इससे बेहतर कोई पढ़ा दे बताइए। यहां पे देखिए, यहां पे दिल्ली दरबार लगता है, यहां पर घोषणा होती है, प्रभावी होता है यहां आके, इसलिए इसका उत्तर होगा 1612। परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आएगा, नई राजधानी बनाने की जो घोषणा की गई थी वह 1911 में, लेकिन राजधानी बनाई कब गई, दिल्ली राजधानी कब की गई? तो 1912। दोनों बात याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मैंने आपसे बताया, इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा तो बताइएगा, सारी सीरीज को पढ़ लीजिएगा। आप लोग प्राचीन भारत इतिहास, मध्यकालीन भारत इतिहास, आधुनिक भारत इतिहास, इन तीनों सीरीज को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको समस्या होगी। एकदम विस्तृत व्याख्या, नोट्स लिखते चलिएगा एकदम आराम आराम से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट? ठीक। कुछ लोग 11 बता रहे थे, 11 वाले भी ध्यान देंगे अपना। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? 1909, 1919, 1935। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या था। मार्ले मिंटो सुधार, इनके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, माने इस प्रश्न का सही जवाब। यहां पर मुसलमानों का अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया। यहां पे क्या हुआ? मुसलमानों का अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, ए इसका राइट आंसर है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन मंडल यहां पे बनता है। अभी आगे देखेंगे कब खत्म होता है, कब क्या आता है, सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और आगे पढ़ते रहेंगे, क्योंकि सिलेक्शन जो लेना है, और इसके घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए सब लोग। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था?
लाला हरदयाल सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी। जी हाँ, ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और आप लोग दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा टेलीग्राम पर। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है, सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने सही बताया है, बाल गंगाधर तिलक। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। ये कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण निष्ठा थी, और वे अंग्रेजों को अपना शत्रु नहीं बल्कि अपना मित्र मानते थे। वे प्रार्थना पत्र देते, प्रतिवेदन करते, स्मरण पत्र देते, शिष्टमंडल के द्वारा सरकार के सामने मांग को रखते। इसी लचीलेपन व्यवहार के कारण उग्रपंथी नेता इसे राजनीति भिक्षा वृत्ति कहते थे, कि हमारा देश, हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन ये प्रार्थना पत्र करते, याचना करते, दया याचना करते। इसीलिए गरम दल वाले इन्हें राजनीति भिक्षा वृत्ति कहते थे। क्या कहते थे? राजनीतिक भिक्षा वृत्ति के नाम से जानते थे। ठीक है, हाँ ये पढ़ाए हैं, स्वराज जन तो पढ़ा दिए हैं। इसमें से कौन उग्रपंथी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक थे, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। मदन लाल थे, उधम सिंह थे। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे ये नहीं थे, और जो नहीं थे वही यहाँ पे सही होगा, जो गलत है वही सही, क्योंकि नहीं पूछा। गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी विचारधारा के थे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात। कितने लोगों को पता था ये? महाराष्ट्र का सुकरात। गोपाल कृष्ण गोखले को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। रानाडे के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? ये शिष्य थे रानाडे के शिष्य थे, और गांधी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु। दोनों बातें याद रखिएगा। इन्होंने प्रेम और सेवा, इनका आदर्श वाक्य था लव एंड सर्विस। तिलक का सेवा और त्याग था, सर्विस एंड सैक्रिफाइस। जो तिलक था उनका क्या था? बाल गंगाधर तिलक का क्या था? सेवा और त्याग। इनका था सेवा और त्याग। इनका था सेवा, प्रेम और सेवा। तो यही दोनों में अंतर था। ठीक है, क्या आप लोग ने पूरा पढ़ लिया? क्या किसी को ऐसा लग रहा है कि इससे बेहतर आपने पढ़ा? सब लोग नोट्स बना लीजिए, क्योंकि परीक्षा के समय केवल इतने टॉपिक पढ़ के जाएंगे, एक भी प्रश्न परीक्षा में मिस नहीं होगा। कोई भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, आपको लगेगा दुर्गेश सर ने जितना पढ़ाया उतना ही परीक्षा में पूछा गया है। कोई भी प्रैक्टिस सेट सीरीज आपके पास हो, हल कर सकते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। स्क्रीनशॉट हो गया सबको? चाहे वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास 1916 का लखनऊ समझौता क्यों महत्वपूर्ण था? इसमें हिंदू मुसलमान के लिए पृथक चुनाव पद्धति की समाप्ति की। इसने भारत की प्रथम विश्व युद्ध में गैर हिस्सेदारी का निर्णय लिया। कांग्रेस के दोनों मतभेद को सुलझाया, क्योंकि हमने देखा था कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में 1916 का दर्शन, इसे लखनऊ समझौता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लखनऊ समझौता कहते हैं। इसके पहले हमने देखा था 1907 में सूरत अधिवेशन। वहां से सूरत अधिवेशन से ये अलग हुए थे। सूरत अधिवेशन से यहां पर क्या होते, ये अलग हुए थे। ठीक, लेकिन यहां पर क्या होता है, कांग्रेसियों दोनों समूह अतिवादियों और उदारवादियों के मध्य मतभेद को सुलझाया गया।
मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता भी हुआ, जिसे कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को मान लिया था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो सी है। क्या है? सी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? कमेंट करिएगा। ठीक, पूना पैक्ट हमने पढ़ा दिया है। हाँ, अंबिका चरण मजुमदार अध्यक्ष थे, ये हमने पढ़ाया था कल, पिछली वीडियो हमने पढ़ाया है। यार आप लोग कभी पूरा पढ़ते नहीं। इन नेताओं पर विचार करिए, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सही कालानुक्रम इनका बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कालानुक्रम इनका क्या होगा। एक लगातार अगर आप क्लास पढ़ रहे हैं तो कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन अब कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, फिर कैसे होगा। देखिए, होम रूल आंदोलन क्या है? स्व शासन आंदोलन को होम रूल आंदोलन कहते हैं। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय चलाया गया था और होम रूल लीग 28 अप्रैल 1916 को इसका स्थापना किया गया था। चलिए देखते हैं। राजा राम मोहन राय, ये 1774 से 1835 तक थे। महात्मा गांधी एकदम रट गया होगा, 1869 में 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार कर हत्या कर दी। दादा भाई नौरोजी 1825 में जन्म लिए थे और फिर 1917 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मोतीलाल नेहरू, नेहरू जी के पिता, ये 1861 में पैदा हुए थे और 1931 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आप इसको सेट कर लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, 1342 लिख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे लोग 1342 क्या लिख रहे हैं। ठीक है, अभी इनको समझ, हम सोचे 1342 कहीं कुछ गलत लिख दिया क्या। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, सोचे अचानक आप लोग ये लिखने लगे, हम सोचे कहीं दरअसल क्या होता है, कब बोलते कुछ ही लिखते हैं, हमने लगा कुछ सन गलत लिख दिया क्या हमने। फिर हमको याद है, अच्छा आप लोग ये कूट बता रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, गांधी कृषक आंदोलन किससे संबंधित थे? गांधी किस कृषक आंदोलन संबंधित? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जवाब दीजिएगा। आप सारी वीडियो को आधुनिक भारत के इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास सीरीज को सब लोग पूरा देख लीजिएगा। देखिए, चंपारण जो था ये भी कृषि से था। यहाँ पर अगर ध्यान से अगर आप लोग इस तथ्य को पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा गांधी जी जुड़े प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चंपारण और खेड़ा, इसलिए इसका उत्तर होगा ए और सी दोनों। चंपारण खेड़ा में कृषक आंदोलन जुड़े हुए थे। अगर बारदोली की बात किया जाए तो वल्लभ भाई पटेल, लिखना चाहें लिख लीजिए, वैसे आप लोग जानते होंगे, वल्लभ भाई पटेल। यहीं से इन्हें सरदार की उपाधि मिलती है, सरदार की उपाधि नहीं मिलती है। यहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि देते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये चंपारण और खेड़ा। क्लियर? हम चारों विकल्प व्याख्या करने का प्रयास करते हैं ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो, क्योंकि ये थियरी की तरह आप लोग पढ़ रहे हैं, पूरी टॉपिक बाय टॉपिक थियरी। स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए, महात्मा गांधी ने किस्से में भूख हड़ताल किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उनका पहला भूख हड़ताल का आंदोलन भी वही होता है। चलिए, यहां पे देखिए, ये हमने पढ़ाया है, अहमदाबाद में आंदोलन हुआ था। किसके लिए? मिल मजदूरों के लिए। ये हमने उसे शायद पढ़ाया, मुझे याद आ रहा है। यहां में मजदूर 35% वृद्धि करने की मांग की गई थी और यह 1918 में हुआ था। उन्होंने आमरण अनशन भी किया, आमरण अनशन भी हुआ था। पहला अनशन
पहला आमरण अनशन था। अतः मालिक की मजदूरी बढ़ाने में सक्षम होते हैं। क्लियर हो गया सबका टॉपिक? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1919 सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? बताइए जल्दी से। देखिए, भारत सरकार के अधिनियम 1919 की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और प्रयास करिएगा इसके बारे में जानने का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ है द्वैध शासन व्यवस्था। ये प्रांतों में दोहरे शासन व्यवस्था की गई। मतलब यहाँ पे सभी लोग लिखना चाहे लिख लीजिएगा, प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। ठीक है, यहां पे केंद्रीय और राज्य सूची में थे। प्रांतीय सूची, दूसरा यहां पर बनेगा आपका केंद्रीय सूची में डिवाइड होता है। कब? द्वैध शासन व्यवस्था 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किसे कहते हैं बताइएगा? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार को अधिकृत करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इस सीरीज को पूरा पढ़ लिएगा और सभी लोग नोट्स बना लिएगा। एशियन हिस्ट्री शुरू करिएगा पूरी सीरीज को। चलिए यहां पे ध्यान से देना है। रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून कहते थे। इसके बारे में बहुत अच्छी से हम लोग को समझना है। इसमें किसी भारतीय को कैद की अवधि बढ़ाने की इच्छा से बंद करने के लिए था। 1931 सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए था। बिना परीक्षण किसी व्यक्ति को किसी समय उससे बंधक बनाने का था। यह इसका सही उत्तर है। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। इसे काला कानून कहते हैं। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून कहते हैं। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहते हैं। इसे कानून कहते हैं। भारतीय नेताओं ने, गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। किसने कहा था? गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। इसमें किसी व्यक्ति को संदेह होने पर उसे गिरफ्तार करके अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल देते थे। इस अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी, किसी को भी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? समझ में आ गया? चलिए इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। मैंने मजिस्ट्रेट के सामने संदेह व्यक्ति को पेश नहीं करना, जैसे आज के समय में है तो 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, तब यह ऐसा कुछ नहीं था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट सभी लोग क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बेहतर अगर आपको कोई पढ़ा दे चैनल को छोड़ दीजिएगा। मैंने बार बार कहा। महात्मा गांधी किस आंदोलन मार्च 1919 में धरने पर बैठे हैं? रॉलेट एक्ट के विरोध में। और फिर उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को क्या किया? देशव्यापी हड़ताल, देशव्यापी हड़ताल की आह्वान किया।
आह्वान किया। बंबई में सत्याग्रह सभा गठित की। बंबई में सत्याग्रह सभा गठित की। इंपॉर्टेंट है यहां पे, बंबई में सत्याग्रह सभा भी गठित की गई। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का भी आह्वान किया गया। बंबई में सत्याग्रह सभा गठित की गई। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। 30 मार्च और 6 अप्रैल को यहां भी लिख लीजिए, 30 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध किया। 30 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल की बात की। आगे चल अगले प्रश्न की तरफ। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्नलिखित में से किसके विरोध में किया? देखिए, रॉलेट एक्ट या काला कानून, या काला कानून। फरवरी 1919 में सत्याग्रह लीग की स्थापना की। गांधी जी इसके अध्यक्ष थे, वीजी हनीमैन इसके उपाध्यक्ष थे, शंकरलाल बैंकर, उमर सुभानी, डॉक्टर डी साल्वे इसके सचिव थे। फिर गांधी जी ने निर्णय लिया कि 6 अप्रैल 1919 को, इसके पहले 30 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करने के लिए या हड़ताल दिवस मनाने का निर्णय लिया था। कई प्रांतों में हड़ताल जुलूस तथा सभाएं की गई। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सामूहिक हत्या हुई। इसमें निरसन हत्या का दिन माना जाता है। हत्या होने से पहले लोग वहां इकट्ठा हुए थे, इसका क्या कारण था? सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार करके विरोध में, रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि नाइटहुड के लिए, रॉलेट एक्ट बनाए जाने के विरोध में। सैफुद्दीन किचलू डॉक्टर सतपाल के गिरफ्तार करने के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह आंदोलन किया गया। पंजाब में इसका नेतृत्व करने वाले सैफुद्दीन किचलू सतपाल को गिरफ्तार किया गया। कब? 6 अप्रैल 1919 को इनको गिरफ्तार किया गया। कहां पे? पंजाब में। पंजाब में। लेकिन फिर उसी की विरोध करने के लिए इकट्ठा होते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। किसी के मन में कोई दिक्कत? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी माइकल ओ डायर को किसने मारा? यह लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जबकि गोली चलवाने की वजह से डायर, माइकल ओ डायर, रेग्निड एडवर्ड हैरी डायर, उधम सिंह ने डायर को मार्च 1940 में, मार्च 1940 में उसकी हत्या कर दी। कहां पे? लंदन में जाकर। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, कई बार सुना होगा आप लोगों ने। यार आप लोग वीडियो को शेयर करिए, पैसे नहीं कटेंगे। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई? देखिए, ऑनलाइन क्लास से नोट्स के लिए आप लोग ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लासेज फ्री है आप सभी के लिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जितने वीडियो को देख रहे हैं, ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई? देखिए, हंटर आयोग ये क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था। कब? 1919 में। अध्यक्ष कौन थे? हंटर थे। अध्यक्ष अगर बात की जाए, इसके अध्यक्ष कौन थे, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो J.C. हंटर, इसलिए इसका नाम हंटर आयोग रखा गया। इसमें 3 सदस्य थे, 3 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे।
जैसे अगर भारतीय की बात करें तो चीमन लाल सीतवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद, तीन तीन अंग्रेज थे और तीन भारतीय थे। भारतीयों के नाम अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, मैं लिखवा दे रहा हूं। चीमन लाल सीतलवाड़, चीमन लाल सीतलवाड़, सीतलवाड़। दूसरा पंडित जगत नारायण, पंडित जगत नारायण। तीसरा सुल्तान अहमद खान, सुल्तान अहमद खां। कांग्रेस ने भी इसे मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इस हत्याकांड की जांच के लिए पंजाब समिति गठन किया। अब ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस ने क्या किया, एक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। कांग्रेस ने कमेटी बनाई। कमेटी का नाम किसी को पता है? पंजाब जांच समिति, उसका नाम रखा पंजाब जांच समिति। अध्यक्ष कौन थे इसके? ये आपको शायद पहली बार मिला होगा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक, सबको समझ में आ गया? किसी को समझ में आया कि नहीं? देखिए, कांग्रेस ने भी कमेटी बनाई थी, किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय बनाए गए। लेकिन हंटर आयोग, जैसे हंटर थे, तीन अंग्रेज तीन भारतीय, चीमन लाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खां, तीन भारतीय भी थे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संरचनात्मक परिवर्तन किया? 1919, 1920, 1918, 1917। तो ये नागपुर का अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन 1920 में रचनात्मक कार्यों का निर्णय लिया गया। इसमें रचनात्मक कार्यों की एक सूची तैयार की गई। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने किया। अध्यक्ष विजय राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य। ठीक है, विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। ठीक, अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहां ली थी? यार वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहां से ली थी? कलकत्ता अधिवेशन से लिया था। इस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग प्रस्ताव पेश किया गया था। असहयोग प्रस्ताव किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया? देखिए, चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को, कहां पे? गोरखपुर के जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस के कार्य से उत्तेजित होकर आंदोलनकारियों की भीड़ ने 22 सिपाहियों और एक थानेदार को थाने बंद करके आग लगा दी। और इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगन करने की घोषणा की। ठीक, फिर अब बताइए, किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल?
अगर हो तो जरूर पूछें। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट सभी लोग करते चलिएगा। और भी क्लास चलते हैं उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन क्या था? धार्मिक आंदोलन, नैतिक आंदोलन, एक आर्थिक आंदोलन, एक राजनीतिक आंदोलन। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था जो ब्रिटेन द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तुर्की के खलीफा का पद समाप्त किए जाने के विरोध में प्रारंभ किया गया था। ये हमने पढ़ाया है। इस भारत में इसका नेतृत्व अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। गांधी जी की पहल पर कांग्रेस द्वारा इस आंदोलन का समर्थन किए जाने से यह राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। किसमें? राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, देखिए हमें कुछ मिलान करना है। रॉलेट एक्ट, जरा कमेंट करके बताइए कि आप लोग जान रहे इस प्रश्न के बारे में। रॉलेट एक्ट यार पढ़ने के लिए टाइम मत पूछा करिए कितना देर पढ़ेंगे, सिलेक्शन लेना है आपको। अब की बार एक सीट हमार। रॉलेट एक्ट क्या था? बिना जूरी के राजनीतिक मुकदमों पर विचार करने की न्यायाधीशों को शक्ति दी गई। भारतीय मजिस्ट्रेट ब्रिटिश विषयों वाले मुकदमे पर निर्णय दे सकते हैं। क्या होगा इसका? रॉलेट एक्ट, काला कानून, ये 6 अप्रैल 1919 को लागू कर दिया गया था। कब लागू किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को लागू किया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट में बिना जूरी के राजनीतिक मुकदमों और विचार के न्यायाधीशों को शक्ति दे दी गई थी। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये केंद्रीय और प्रांतीय शक्तियों के बीच स्पष्ट विभाजन कर दिया गया। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल 1883। इसके तहत भारतीय मजिस्ट्रेट ब्रिटिश विषयों पर निर्णय दे सकते हैं। 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट के तहत चुनाव सिद्धांत अप्रत्यक्ष रूप से काउंसिल एक्ट के व्यवहार में लाया गया। ये याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था? जरा कमेंट कर बताइए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब था? मार्ले मिंटो मैंने ऊपर बताया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बताइए, बताइए जल्दी कमेंट करके। 1919। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लिए? यहां पर चलिए मिलान करते हैं हम लोग। CR दास, स्वराज कर्मी। वल्लभ भाई पटेल, बरदौली की महिलाएं सरदार। अब्दुल गफ्फार खां, खुदाई खिदमतगार। मौलाना अबुल कलाम आजाद, खिलाफत कर्मी। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन किया। पटेल ने 1928 में, बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किया जहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। अब्दुल गफ्फार खान को पश्चिमोत्तर भारत में खुदाई खिदमतगार संगठन स्थापित किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद का संबंध खिलाफत के कर्मियों से था। क्लियर हो रहा सबका? ठीक, वीडियो की स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा प्रश्न का। काकोरी कांड में
किस स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। राम प्रसाद बिस्मिल इस प्रश्न का सही जवाब है। कैसे? 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग ने काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर एक्सप्रेस लिखना चाहे लिख लीजिएगा। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खां आदि को फांसी दी गई। तो यहां पर हम देखेंगे रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई, फैजाबाद में दी गई। रोशन लाल को नैनी में दी गई, इलाहाबाद। राजेंद्र लहरी को गोंडा में फांसी दी गई। यह फांसी देने का स्थान है और इन्हें गोरखपुर में। क्या सबको समझ में आ गया? कोई ब्लैक होल पूछ रहा है, हमने पढ़ा दिया है ब्लैक होल भैया। आप लोग वीडियो को पुराना जाके देखिए। ब्लैक होल ऐतिहासिक घटना, इसमें अंग्रेज मर गए थे बेचारे। ठीक है, अब बेचारे तो नहीं है वो लोग। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए सभी लोग। उन्नीस 27 में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? ये हमने पढ़ाया है, फिर भी रिपीटेड प्रश्न है। साइमन कमीशन की घोषणा, अगर साइमन कमीशन की घोषणा अगर हम बात करें कब की गई थी? 8 नवंबर 1927 को। किसने किया था? वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने। यह कमीशन भारत कब पहुंचा? भारत के बंबई पहुंचा। कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को। कमीशन का भारतीयों ने तीव्र विरोध किया कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। यार आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब उनका नाम लॉर्ड इरविन ने क्या कहें, इरविनवा कह दिया जाए, ठीक है। क्या किसी के मन में कोई सवाल है, यहाँ से कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ताकि हम लोग और आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, स्क्रीनशॉट सब लोग कर लिए। लाला लाजपत राय ने किसके विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे थे जब उन्हें पुलिस ने बर्बरता से मारा? रॉलेट अधिनियम, मार्लियामेंटो सुधार, पिट भारत अधिनियम, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 30 अक्टूबर 1928, 30 अक्टूबर 1928 को। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर में साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय लाठीचार्ज पर लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और बाद में वहीं से उनकी मृत्यु हो जाती है। आसान प्रश्न है,
बरदौली सत्याग्रह का संबंध किससे है? 1928 में बारदौली तालुका में वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली का सत्याग्रह चलाया, जहाँ पे ज़्यादा राजस्व वसूलने का विरोध किया। इस संघर्ष में उनकी सेवाओं से प्रशंसा के बारदौली की महिलाओं से गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बारदौली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने उन्हें क्या कहा? सरदार, किसी उपाधि दी? सरदार की उपाधि दी। ठीक है, और इस संघर्ष ने बारदौली के सरदार को भारत का सरदार बन गए। केएल पंजाबी ने कहा था ये बात। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? ये हमने पढ़ाया है। दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहीं पर रखा था। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा की है विस्तृत रूप से। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? बताइए जल्दी से। देखिए, 31 दिसंबर अर्धरात्रि को रावी के तट पर, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। इसके बारे में मैंने बताया था कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को झंडा फहराया था। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल, बड़ा नाम है, लिखने में टाइम लग रहा है। नेहरू ने क्या किया था? तिरंगा फहराया था, झंडा फहराया था, इसे लिखिएगा, झंडा फहराया था। फिर 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन महात्मा गांधी द्वारा तैयार की गई पूर्ण स्वराज शपथ का वचन लिया गया। इसी दिन गांधी जी द्वारा तैयार पूर्ण स्वराज शपथ का वचन लिया। पूर्ण स्वराज शपथ का वचन लिया किसने? गांधी जी ने। ठीक है, इसी नाते प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे मिलाना है, थोड़ा जल्दी से मिला दीजिएगा। अभी लाल कुर्ती आंदोलन ऊपर कुछ लोगों ने चर्चा किया था, हमने इसको इग्नोर किया क्योंकि आगे आप लोग को मिल गया। सुभाष चंद्र बोस किस विचारधारा के समर्थक थे? उग्र विचारधारा के समर्थक थे। उन्हें 1938 में 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, किंतु गांधी जी के विरोध का उन्हें त्यागपत्र दे दिया। वो 2 बार अध्यक्ष चुने गए। 1938 अध्यक्ष चुने गए, गांधी जी ने विरोध किया, फिर उन्होंने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। अब्दुल गफ्फार खां लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदौली की महिलाएं 1928 में सरदार को उपाधि दी थी।
ठीक, 26 जनवरी का दिन ही संविधान लागू करने के लिए चुना गया था, जिसका कारण ये है स्वराज दिवस। जैसे कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा कि 26 जनवरी, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखकर तैयार हो गया, उसे 26 जनवरी 1950 तक का वेट क्यों करना पड़ा? उसका कारण था पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930। अगला सवाल, चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास एंड नोट्स संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। क्लास बड़ी है लेकिन आप लोग सभी वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश से ये डेली क्लास चलती है। टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़े रहिएगा। ये क्लास 1 घंटे से ज़्यादा, लगभग 1 घंटा 20-25 मिनट हो चुका है। ऐसे ही क्लासेज ये मिलती हैं, बड़ी बड़ी क्लासेज होती हैं, क्योंकि सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और आप रेस के घोड़े हैं, और रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। ये प्रश्न वो है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। एक बार अगर आपने इन प्रश्नों को पढ़ लिया, इन प्रश्नों से अपनी नोट्स तैयार कर ली, चाहे प्राचीन इतिहास हो, आधुनिक भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो, उसके बाद किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू मिल जाएंगे। इससे स्पष्ट होता है ई लर्निंग विद दुर्गेश क्यों बेहतर है। हम आपको प्रश्न को एक एक विकल्प बताकर प्रश्न खत्म कर सकते हैं, लेकिन मामला ये है आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं। प्ले स्टोर पर ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे क्लासेज आपको मिल जाएंगी। ये सभी क्लासेज हम आपको डेली उपलब्ध कराते हैं, प्रतिदिन आपकी क्लासेज चलती हैं। यह विषय लगभग खत्म हो चुका है, शायद एक और टॉपिक बचा होगा वरना ये समाप्त हो जाएगा। आज आधुनिक भारत का इतिहास समाप्ति की कगार पे है। हम देखेंगे कुछ अगर टॉपिक बचा होगा तो बढ़ा दिया जाएगा ताकि आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाए। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे शेयर करिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम पर भी ई लर्निंग विद दुर्गेश, दुर्गेश सर के नाम से हैं, तो जुड़े रहिएगा आप लोग। बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ठीक है, चलते हैं, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, चाहे व्हाट्सएप के स्टेटस पर और चाहे फेसबुक पे। बाय बाय। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई प्रश्न पूछ ले क्या जाते जाते आप लोग से, अगर आप लोग तैयार हो तो एक प्रश्न आप लोग से पूछ ले, फिर डर लगता है आप लोग बताएंगे कि नहीं बताएंगे। चलिए, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब किया था? सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की घोषणा कब किया था, इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। बाय बाय। 1943 में, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में।